आंध्र प्रदेश के आए उसमें से सिर्फ एक ही शेड्यूल कास्ट आया, ना कोई शेड्यूल ट्राइब आए ना कोई ओबीसी आए। ये वी ईश्वरैया साहब का एक आर्टिकल है 6 अगस्त 2022 को जो उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने ये बताया। अब अगर हाईकोर्ट अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी जिनकी पॉपुलेशन 80% से ज्यादा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, उनका आज तक का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 20% एससी एसटी ओबीसी के बने, और जिनका पॉपुलेशन 20% है या उससे भी कम है उनके 80% जज बने। तो ये जो है ये जो है कोलिजियम सिस्टम का जो वर्किंग है, ये इस तरीके से जैसे हमारे मूल्यवासी समाज के जो लोगों को कैसे इग्नोर करा गया, ये उसका एक उसका पहलू है। अब मैं आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की बात करी, हाई कोर्ट की बात करी, अब मैं आपको बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हिसाब है। 2018 में ये का डेटा है और उसमें पता लगा 11 स्टेट में जो ओबीसी का जो पॉपुलेशन बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 12%, 53% पॉपुलेशन ओबीसी के मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 27% उनको रिजर्वेशन मिली, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनका 12% प्रतिनिधित्व बताया गया। शेड्यूल कास्ट की 14% तो रिजर्वेशन ही है, लेकिन 14% से भी कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पाए गए। अभी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है अगस्त 1 2022 का हिंदू का, उसमें बताया गया, उसमें ये लिखा था कि 10 स्टेट ऐसे हैं इस देश में जहां पे कोई शेड्यूल ट्राइब जज ही नहीं है। 12 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कोई शेड्यूल, 12 स्टेट इंक्लूडिंग गोवा वेस्ट बंगाल जहां पे शेड्यूल कास्ट का कोई जज नहीं है, और 10 स्टेट ऐसे हैं इंक्लूडिंग दिल्ली असम वेस्ट बंगाल जहां पे ओबीसी का एक भी जज नहीं है। तो ये अगर आप पूरा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो है कैसे कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हमारे देश में डाइवर्सिटी हुई, ये जुडिशरी के अंदर ये आप समझ पाएंगे। अब बात अगला सवाल, चलो डाइवर्सिटी तो कम हो गई, पर डाइवर्सिटी ना होने से हो क्या रहा है, हमको नुकसान क्या हो रहा है डाइवर्सिटी ना होने की वजह से? डाइवर्सिटी ना होने की वजह से क्या नुकसान हो रहा है? ये नुकसान हो रहा है कि रिजर्वेशन कहाँ पे लिखा है, किस आर्टिकल में रिजर्वेशन के बारे में लिखा है? 15-16 के बारे में लिखा है, नहीं लिखा है रिजर्वेशन? किस पार्ट में है? पार्ट 3 में है। पार्ट 3 का नाम क्या है? पार्ट 3 संविधान का नाम फंडामेंटल राइट है। फिर भी जो ये एम नागराज का केस, अजीत सिंह टू के केस में कह दिया कि जो रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन का अमेंडमेंट हुआ, क्या किसी को मिल रहा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन? रिजर्वेशन को कोर्ट ने बोला मेरिट के खिलाफ है, ऐसे ये साइंस इसके विपरीत में है। अश्विनी देश पांडे और थॉमस लेफकॉफ का रिसर्च पेपर जो कहते हैं रिजर्वेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, पर कोर्ट ने इसको ये बोला कि रिजर्वेशन के खिलाफ है, 50% का कैप लगाया। इस 50% कैप की कहीं आप पूरा संविधान उठा के देख लेते हैं, आप वो बाद में अमेंडमेंट से एक जगह पे लेके आए, वो अलग बात है, पर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी कहीं पे बात है कि 50% का रूल है, लेकिन भाई 50% का रूल जब ईडब्ल्यूएस पे लगाना पड़ा तो उन लोगों ने मना कर दिया। संविधान में ये कहीं नहीं लिखा कि सुपर स्पेशलिटीज प्रोफेसर के लेवल पे, पायलट के लेवल पे, या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर आप देखें सुपर स्पेशलिटीज में पायलट्स में या फिर प्रोफेसर के लेवल पे रिजर्वेशन नहीं होगी, कहीं पे भी संविधान में नहीं लिखा, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की तरह सानी के जजमेंट से ये आया। आर्टिकल 16 ये कहता है कि एससी एसटी ओबीसी का जहां पे कम प्रतिनिधित्व होगा, जहां पे उनका कम उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जहां पे उनके लोग कम है जिस भी सर्विस में, वहां पे उनको रिजर्वेशन दी जाएगी। रिजर्वेशन एक्ट भी बना है स्टेट में, लेकिन फिर भी एडवोकेट जनरल के ऑफिस में वहां पे मेरे को लगता है हार्डली कोई एडवोकेट जनरल का ऑफिस में आपके एससी एसटी ओबीसी का कोई प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा, लेकिन वहां पे उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिली, वहां पे कोर्ट ने रिजर्वेशन देने से मना कर दिया। एससी एक्ट को कैसे कमजोर करा गया उसको बताने की जरूरत नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट लिखी अभी, और उसमें लिखा कि जैसे 104 104वां अमेंडमेंट हुआ, उससे क्या हुआ कि एंग्लो इंडियन की रिजर्वेशन थी वो खत्म हो गई। इसी तरीके की जो टाइमलाइन है कि एससी एसटी की किसी की रिजर्वेशन है उसमें भी लगा देनी चाहिए, मतलब उनका कहने का मतलब ये था रिजर्वेशन खत्म करके ही हम समानाधिकारवादी समाज, ये उनका कहना था। लेकिन एक और जो जज थे जो कामसेफ में भी आए, उनकी जजमेंट क्या थी? उनकी जजमेंट में उन्होंने ये लिखा कि इनइक्वालिटी इन वेयर देयर इज इनइक्वालिटी इन फैक्ट, लीगल इक्वालिटी इनइक्वालिटी, मतलब जहां पे समाज में गैर बराबरी है और वहां पे आप सबको एक स्टैंडर्ड से देखो, दूसरे शब्दों में आप वहां पे रिजर्वेशन बढ़ा दो, तो उससे रिजर्वेशन उससे इनइक्वालिटी बढ़े, खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। तो ये
क्या है, ये दो जज हैं, ये सेम कोर्ट में हैं, लेकिन दो अलग अलग जजमेंट है। यही जो फर्क है, यही फर्क डाइवर्सिटी का फर्क है। इसलिए डाइवर्सिटी हमारे जुडिशरी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब ये बहुत ज्यादा नेचुरल भी है, क्योंकि जिस जो भी जज अगर क्योंकि अब अगर सरकार भी कोई भी स्कीम लाती है तो वो उसका जुडिशियल रिव्यू होने कहाँ जाएगा, वो कोर्टों में जाएगा। अब कोर्ट में जो जज बैठे हैं, अगर उनको वो स्कीम ही नहीं पता, अगर उनको डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं पता सोसाइटी में कैसे होती है, तो फिर वो स्कीम को, जो डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो स्कीम लाई है, उसको एडिक्वेटली अच्छे से इंटरप्रेट कैसे कर पाएंगे वो? ये बहुत ही नेचुरल है। उनको लगेगा ये व्यक्ति हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं। लेकिन जो 85% हमारा समाज है इस देश का, एससी एसटी ओबीसी का, वो और माइनॉरिटीज का, वो जो है वो तो वही उत्पीड़ना डेली झेल रहा है। लेकिन जो अगर उनको वहां का जो जज पे बैठा है, अगर उनको उस उत्पीड़ना के बारे में नहीं पता, तो उनको लगेगा तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस पे बाबा साहब ने क्या कहा था, ये अब 1942 में बाबा साहब ने पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को हटा के उस पार्टी ने का एक रेजोल्यूशन था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो जुडिशरी है उसके अंदर भी रिजर्वेशन होनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और अगर आप उस रेजोल्यूशन को आज की डेट में लगा के देखो, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में 5 जज होने चाहिए शेड्यूल कास्ट से, अभी 2 ही है। 2 से 3 जज होने चाहिए शेड्यूल ट्राइब के, अभी एक भी नहीं है। और कम से कम 18 जज होने चाहिए ओबीसी के, क्योंकि उनका पॉपुलेशन 53% है, जो कि उनका भी बिल्कुल प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो वही बाबा साहब के जो प्रिंसिपल है, बाबा साहब की फोटो जहां पे लगानी होगी वो जगह लगा देंगे, आपको मूर्ति भी बनवानी होगी वो बनवा देंगे। तो बाबा साहब की जो आइडियाज है वो कभी भी ना आपको बताएंगे ना उनको लागू करेंगे, तो बहुत दूर की बात है। अब मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि अगर कोलिजियन सिस्टम खत्म हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि धड़ाधड़ एससी एसटी ओबीसी के जज जो है अपॉइंट होने लग जाएंगे। अगर ऐसा होता तो आप सेंट्रल और स्टेट की सर्विसेज देखो, वहां पे इतना बैकलॉग नहीं होता। अगर गवर्नमेंट को ही अगर अपने फ्रंट पे अगर वो इतना हमको अधिकार देने में तो मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोलिजियम सिस्टम चले जाएगा और अगर नॉर्मल प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो बहुत सारे हमारे जज बन जाएंगे, हमारे 80% सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इससे वो हमारा अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे ये कह के कि हमारे पास तो ये पावर ही नहीं है और ये तो जुडिशरी की पावर है। और इसलिए आप उनके खिलाफ जब जज अपॉइंट नहीं करेंगे तो माहौल भी बनेगा कि आप एक तो एससी एसटी ओबीसी का वोट लेते हो, लेकिन आप उनके जज नहीं बनाते, तो माहौल भी बनेगा। लेकिन जो जज है दे आर नॉट आंसरेबल टू द पीपल, वो लोगों को डायरेक्टली आंसरेबल नहीं है, इसलिए वो कुछ भी करें उसका उनको या लोगों उनको कोई बहुत ज्यादा इस तरीके से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पॉपुलर मैंडेट जो है, इलेक्शन जो है उसको फेस नहीं करते। अगर हमको अपने हक अधिकार चाहिए, असली में अगर हमको अपने हक अधिकार लेने में इंटरेस्टेड है, तो वो तभी हमको मिल पाएंगे जब हमारी सरकार तो होगी, पर साथ ही साथ जुडिशरी में भी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पॉपुलेशन के जो जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जब रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ये मैं इससे कोलिजियम सिस्टम का अपना पहला जो पार्ट है स्पीच का वो खत्म करता हूँ। सेकंड जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो है ट्रिब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। 12 जून 1975 को क्या हुआ, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया, उसको नल डिक्लेयर करा 12 जून 1975 को। 42nd अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने आई 1976 में, अगले साल में उसने क्या करा, ट्राइब्यूनल्स को जन्म दिया। आर्टिकल 323 ए बी और पार्ट 14 ए उन्होंने डाला संविधान में, और ट्राइब्यूनल्स हमारे देश में आए। ट्राइब्यूनल का क्या मतलब है, ट्राइब्यूनल ये होते हैं कि वो आपको, जैसे अगर आप बहुत सारे लोग यहाँ पे सर्विसेज में है तो वो कैट को जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इस तरीके से नेशनल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल मतलब आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप एक स्पेशलाइज्ड बॉडी में जाएंगे और वहां पे अपना केस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस मैटर कोई है तो आप कैट में जाएंगे, अगर आपका कोई एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड मैटर है तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे, आप फिर एनजीटी में जाएंगे। इस तरीके से अगर आपका कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट है तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे कंज्यूमर कमीशन में। तो कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वहां से उन्होंने, कोर्ट ने उनका इलेक्शन रद्द कर दिया, फिर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अगले साल से कम होते होते सीधा ट्राइब्यूनल को दे दी गई। अब इस ट्राइब्यूनल को अगर आप समझेंगे तो इन सब में एक चीज कॉमन है, इसमें क्या है कि जजेस का एक रिटायरमेंट प्लान है, मतलब जजेस जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिटायर हो जाते हैं, फिर वो इन ट्राइब्यूनल्स में उनके अपॉइंटमेंट को जरिया मिल जाता है। अब इससे क्या हुआ कि अब लेकिन संविधान हमारा क्या कहता है, क्या
ऐसी व्यवस्था हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको जानने के लिए आपको संविधान को देखना पड़ेगा। आर्टिकल 124(7) में आपके सामने पढ़ूंगा। नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट, दो शब्द है, प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब दो शब्द है कि अगर कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होता है तो वो प्लीड नहीं कर सकता। प्लीड का मतलब कोर्ट में आके वकालत नहीं कर सकता। दूसरा, वो एक्ट भी नहीं कर सकता। अब अगर उनको खाली वकालत रोकनी होती जजों की तो वो एक्ट शब्द क्यों लिखते? एक्ट शब्द लिखने का मतलब यही था कि वो किसी भी अथॉरिटी में या किसी भी कोर्ट में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो, अगर बेसिक इंग्लिश अगर आप इसको लगाए तो इसमें ये मतलब आता है कि आप किसी भी रिटायर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद आप किसी ट्रिब्यूनल में भी जगह नहीं दे सकते, किसी कमिटी में भी जगह नहीं दे सकते, क्योंकि वो एक्ट हो जाएगा। एक्ट इन एनी कोर्ट, और कोर्ट तक ही खाली सीमित नहीं रखा, और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये ट्रिब्यूनल का सिस्टम हमारे लिए लाया गया। अब ट्रिब्यूनल से क्या हुआ, तो 7 जुलाई 2018 को एक आर्टिकल छपा आउटलुक मैगजीन में, जस्टिस ए के गोयल टुक ऑन ट्रिपल तलाक SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड NGT चेयरमैन सेम डे। ये हुआ। लॉर्ड हेवार्ट ने एक बात कही थी, चीफ जस्टिस थे वो इंग्लैंड में, उन्होंने कहा था जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी सीन टू बी डन। सिर्फ जस्टिस हो रहा है ये सफिशिएंट नहीं है, आपको दिखाना भी है कि जस्टिस हुआ है। तो क्या अगर एक कोई जज है, कोई भी जज है, अगर वो सरकार के फेवर में डिसीजन देता है, कुछ टाइम बाद हो सकता है वो डिसीजन सही हो, ये मान लो डिसीजन सही है, वो सही फेवर में देता है डिसीजन, कुछ टाइम बाद जैसे वो रिटायर होता है अगले दिन उसको किसी ट्रिब्यूनल में कोई मेंबर बना देता है। तो क्या आप लोगों के हिसाब से जस्टिस हो सकता है डन हो, पर इज इट सीन टू बी डन? क्या आपको दिख रही है जस्टिस होती हुई? तो यही जो सवाल है ये आप लोगों के बीच में लाना चाहता था। और जो संविधान की भावना है आर्टिकल 124 क्लॉज 7 की, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, लेकिन जो जैसे कि लास्ट सेशन में एक सर ने बोला था कि अगर आप बाबा साहब की राइटिंग पढ़ेंगे तो यू शुड रीड बिटवीन द वर्ड्स, मतलब आपको की जो इंटेंट है वो समझना है। इससे आप इंटेंट समझ सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो जजों को कितना इंडिपेंडेंट और इंसुलेटेड रखना चाहता था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज हो, चाहे हाई कोर्ट जज हो, चाहे वो किसी और लेवल के जज हो। अगर उन्होंने एक बार वो पद ले लिया तो उसके बाद मेरे हिसाब से कहीं और एक्ट करना जो है वो संविधान के अनुरूप जाके नहीं हो सकता, संविधान के खिलाफ जाके हो सकता। तीसरी बात मैं अब जो अपने बताना चाहूंगा वो ईडब्ल्यूएस पे हम आते हैं। अब ईडब्ल्यूएस क्या है? सबसे पहले ईडब्ल्यूएस एक ऐसी स्कीम है जो समाज के पहले से फॉरवर्ड लोग हैं उनको और फॉरवर्ड ले जाने की, जो पहले से ओवर रिप्रेजेंटेड है सर्विसेज में, क्योंकि अगर हमारे लोग कम रिप्रेजेंटेड है सर्विसेज में तो जो हायर कास्ट के लोग हैं इसका मतलब वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। तो जब उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है तो उसी रिप्रेजेंट जो हायरली रिप्रेजेंटेड उन्हीं को बेनिफिट देने का मतलब एक जो प्रिविलेज क्लास है उसी को प्रिविलेज देने का एक जरिया है। और उसमें से जो मार्जिनलाइज है, जो लेस प्रिविलेज्ड है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उसको वो स्कीम ना देके उनको हटाने का, ये है ईडब्ल्यूएस का सिस्टम। चैतान अपि है शूद्राम ना कार्य धनसचे शूद्र ही धर्म असात ब्राह्मण ए बधाते। मेरे को थोड़ी कम आती है, बहुत लिमिटेड मेरे को पढ़ने आती है, लेकिन इसका मतलब ये है चैप्टर 10 प्रोविजन 129 मनुस्मृति का, नो कलेक्शन ऑफ वेल्थ मस्ट बी मेड बाय शूद्रा इवन दो ही may be able to do it for a shudra who has acquired wealth gives space to the brahmin। ये क्या है? अगर आप इसको समझे तो ये एक ऑलरेडी जो प्रिविलेज क्लास है उसको प्रिविलेज देने का जरिया है, और जो जो प्रिविलेज नहीं है, जो मार्जिनलाइज है, उसको एक बेनिफिट लेने का जरिया है कि वो पैसे भी ना कमा पाए। तो आज के डेट में जो ईडब्ल्यूएस है यही मनुस्मृति है, और यही जो है इसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईडब्ल्यूएस जो है यही संविधान का नाम और ब्राह्मणवादी नाम का एक आपको रिसेंट एग्जांपल है दे रहा हूं। और मैं ऐसा आपको क्यों बोल रहा हूँ कि ब्राह्मणवादी ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है उसी के अंदर ये लिखा है कि जो बीपीएल लोग हैं इस पूरे देश में वो 31.7 करोड़ लोग इस देश में बीपीएल है। इस 31.7 करोड़ में से 25.85 करोड़ जो लोग हैं वो SC ST OBC के हैं, मतलब 81.5% जो लोग बीपीएल है वो SC ST OBC के हैं।
फिर भी आपने उन लोगों को इस बेनिफिट से निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है? जैसे मनुस्मृति ने उनको एक, क्योंकि वो बैकवर्ड है उसके बावजूद एक बेनिफिट नहीं दिया आपको प्रॉपर्टी रखने का, वेल्थ रखने का, ऐसे आपने भी करा। अब जो रिजर्वेशन है, अगला पॉइंट, ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, गरीबी हटाओ आंदोलन ये नहीं है, ये एक प्रोग्राम है सोशल जस्टिस का, सोशल चेंज का। अब आप रिजर्वेशन दे सकते हो किसी को भी, किसी भी ग्राउंड का, आप इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी दे सकते हो, कब दे सकते हो? जब जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में वो इकोनॉमिक ग्राउंड पे हो, आप तभी इकोनॉमिक ग्राउंड पे दे सकते हो। पर आज की डेट में डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पे? डिस्क्रिमिनेशन कास्ट ग्राउंड पे, किसी ने बोला कास्ट ग्राउंड। अगर डिस्क्रिमिनेशन इकोनॉमिक ग्राउंड पे होती तो क्या एक नॉर्थ इंडियन हाई कोर्ट का जज जो मूल निवासी समाज से आता था, जब उसका ट्रांसफर हुआ एक और दूसरी स्टेट में, तो उसको जगह नहीं मिली उस नई स्टेट में? वो तो हाई कोर्ट का जज था, संवैधानिक पोजीशन पे बैठा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसको जगह क्यों नहीं दी लोगों ने? जब एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस देश के, उनके वो तो टॉप मोस्ट पोजीशन है, जब वो एक मूर्ति का उद्घाटन करने गए तो उस मूर्ति को फिर बाद में पवित्र कराया गया, वो तो गरीब नहीं थे, उनके पास तो पैसा था। तो ये आपको क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस देश में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस ग्राउंड पे है? कास्ट ग्राउंड पे है। इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक ग्राउंड पे होती तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या हाईकोर्ट जज जो मूल निवासी समाज से आता था वो डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी फेस करता, उसने करी। इसका मतलब तो अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट ग्राउंड पे है, तो आप इकोनॉमिक ग्राउंड पे कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो? मेरे को तो समझ बिल्कुल नहीं आई ये बात। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि आप बच्चों को देखो, जो हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहां उनको मेरिट आने सुनाए जाते हैं कि अरे यार रिजर्वेशन से आगे, अरे यार मेरिट नहीं है तुम्हें, इस तरीके की बातें हमारे बच्चे कॉलेजों में खास सुनते हैं। लेकिन आप मेरे को एक भी ईडब्ल्यूएस भी तो एक रिजर्वेशन है, क्या किसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे ने ताने सुने कि यार तुम्हारे पास मेरिट नहीं है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिक्कत उनको रिजर्वेशन से नहीं है, दिक्कत उनको इस मूल्यवासी समाज के आगे बढ़ने से। अब मैं अपने भाषण के चौथे एस्पेक्ट पे आता हूँ, वो ये है कि शेड्यूल कास्ट का जो स्टेटस है वो आज की डेट में सिर्फ जो हिंदू धर्म में है, सिख धर्म में और बुद्धिस्ट धर्म में है, इन तीन धर्म के लोगों को मिला। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जितने अनटचेबल जो थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, जो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट गए, उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट नहीं मिला। आप शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट किसी को तब दे सकते हो जब उसने अनटचेबिलिटी पेश करी, ठीक है? तो एक अभी, अब इंटरनेशनल दलित सॉलिडारिटी नेटवर्क एक वेबसाइट है जो इस पे काम करती है, और उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 172 मिलियन है। और उनके एस्टिमेट के हिसाब से जो वो रिसर्च करते हैं, मैं तो कहता हूँ इसमें अलग रिसर्च होनी चाहिए प्रॉपर, पर अगर उनका एस्टिमेट जो है वो ये है कि इसमें से 75% जो है वो शेड्यूल को, वो दलित वर्ड यूज करता है, वो शेड्यूल कास्ट है। तो मतलब 100 मिलियन के लगभग लोग इसमें से इनके हिसाब से शेड्यूल कास्ट है। आप इनको अलग सर्वे करना चाहिए, वो एक गलत बात है, पर अभी जब तक नहीं है तब तक इसको अगर हम मान ले। अब 100 मतलब 100 मिलियन लोग इस देश में जो मुसलमान थे वो शेड्यूल कास्ट है, और वो अनटचेबिलिटी फेस कर रहे हैं, लेकिन वो इस रिजर्वेशन के बेनिफिट से वंचित है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? अब अगला क्वेश्चन ये उठता है दिमाग में कि क्या जो मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम लोग हैं, क्या उनमें भी अनटचेबिलिटी है? क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी है तभी आप उनको शेड्यूल कास्ट का बेनिफिट दे सकते हो। तो इसमें एक आर्टिकल छपा था अभी इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली में, बस अनटचेबिलिटी एग्जिस्ट इन मुस्लिम, अप्रैल 2016 में छपा था। उसमें उन्होंने बोला कि जो हायर कास्ट मुस्लिम है, वो जो लोअर कास्ट मुस्लिम है वो तभी खाना खाते हैं, जब वो कॉमन होते हैं, जब हायर कास्ट के मुस्लिम खाना खा चुके हैं, वो डिफरेंट प्लेट में खाते हैं, और उनके हालांकि जो कब्रिस्तान होते हैं वो भी अलग होते हैं। और 1/5 अपर कास्ट मुस्लिम्स जो है, उन्होंने ये बोला कि वो डिस्टेंस की, वो लोअर कास्ट मुस्लिम्स, वन जो लोअर कास्ट शेड्यूल कास्ट मुस्लिम थे, 1/5 लोगों को ऐसा लगा कि जो हायर कास्ट मुस्लिम है वो उनसे थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं, और 1/4 को ऐसा लगा कि हायर कास्ट मुस्लिम ही नहीं डिस्टेंस रखते, हायर कास्ट हिंदू भी उनसे डिस्टेंस रखते हैं। अब अगर आप इसको हायर कास्ट मुस्लिम की तरफ नजरिए से देखो, तो 20% अपर कास्ट मुस्लिम ने बोला they denied having any visiting social relationship with दलित और शेड्यूल कास्ट मुस्लिम। मतलब उन्होंने बोला कि हमारा हमारा हायर कास्ट लोअर कास्ट मुस्लिम के घर में कोई आवागमन नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो जब वो आ जाते हैं तो 20% जो लोग हैं वो उनके घर में भी नहीं बैठते, और
जो 27% है, जब वो हायर कास्ट मुस्लिम, जब वो दलित मुस्लिम के घर जाता है तो 27% जो है वो उनके घर पे खाना भी नहीं खाता। अब और 1/3 लोगों ने ये बोला जो दलित मुस्लिम थे कि खाना जो है वो सेम प्लेट में भी नहीं मिलता। तो ये जो है सारी कम्युनिटी पॉलिटिकल वीकली 2016 की रिपोर्टेड स्टडी है, उसमें सारे, तो ये क्या दिखाता है, मैं तो स्टडी के बेस पे आपको पूछ रहा हूँ, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज में भी कितनी अनटचेबिलिटी है, लेकिन उनको फिर भी शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट से वंचित रखना कितने बड़ा उनके ऊपर अन्याय है और इक्वालिटी के खिलाफ है। और जो चीज इक्वालिटी के खिलाफ है, बाबा साहब ने बोला था, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है उसी का दूसरा नाम ब्राह्मणवादी काम, और ये भी संविधान के नाम ब्राह्मणवादी काम एक। और अब बाबा साहब का इस पर क्या कहना था, अगर आप स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज किताब पढ़ेंगे तो उसमें बाबा साहब ने बोला, मैं कोट करता हूँ, सेपरेशन इन रिलीजन इज नॉट द ओनली टेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, nor it is a good and efficient test. Social discrimination continues the real test for determining whether social group is or not is a minority. मतलब आपको धर्म से नहीं देखना कि कौन माइनॉरिटी है। अगर कोई भी ग्रुप है वो अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो वो माइनॉरिटी है। धर्म से बाबा साहब ने इसको कभी नहीं देखा। तो रिगार्डलेस कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट जो है वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाए, या वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाए, अगर जो भी या कोई अगर जो भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन से है वो माइनॉरिटी है, उसको ये रिजर्वेशन का बेनिफिट देना मेरे हिसाब से इलीगल है। अब मैं अब अपने इसके अगले एस्पेक्ट पे आता हूँ अपने भाषण के पूरे। आप पांचवा पार्ट है, पार्ट 4 अगर आप देखें हमारे संविधान का, पार्ट 4 कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमको दिए थे कि जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा तो अभी हम इन प्रिंसिपल्स को लागू नहीं कर रहे, पर हम वो चाहते थे कि जो आने वाली सरकारें होंगी वो धीरे धीरे लागू करें। इसी में से आर्टिकल 38 एक डायरेक्टिव लागू करता है कि इनइक्वालिटी नहीं होगी इनकम में, और इनइक्वालिटी जो स्टेटस में होगा वो भी एलिमिनेट होगा, उसको भी आपको खत्म करना है। आर्टिकल 39 कहता है कि एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड मिलेंगे लोगों को। आर्टिकल 39 सी कहता है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा किसी के भी हाथ में। तो अब ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर हो क्या रहा है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट थी, उसने बोला कि जो इस देश के 10% लोग हैं उनके पास 77% इस देश की वेल्थ है। अगर आज कोई एक मजदूर है, उन्हीं की रिसर्च है, अगर आज कोई एक नॉर्मल एक आम रूरल में वेज वर्कर है, अगर वो एक कंपनी के गारमेंट बना रहा है, अगर उसके टॉप एग्जीक्यूटिव के अगर वो जितना पैसा वो कमा रहा है उतना कमाना चाहेगा तो 941 ईयर्स उसको लग जाएंगे। क्या ये इक्वल सिटीजनशिप है? वो जो मजदूर है वो भी एक सिटीजन है इस देश का, और वो जो एग्जीक्यूटिव है वो भी एक सिटीजन है इस देश का। क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है? क्या ये आर्टिकल 38 है? क्या ये आर्टिकल 39 है? ये सवाल मैं आपको देता हूँ। आर्टिकल 43 हमारे संविधान का बोलता है कि लिविंग वेज होगी। लिविंग वेज का क्या मतलब है? मिनिमम वेज नहीं कहा हमारे संविधान ने, लिविंग वेज मतलब हर एक व्यक्ति को इतना पैसा मिलेगा कि वो अपने एक अच्छा लाइफस्टाइल, रीजनेबल लाइफस्टाइल रख पाए। लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन हमारे, और अगर मैं आपको बता दूं फॉरेन फॉरेन कंट्रीज में कैसा होता है, जब अमेरिका में था हमारे साथ जो बच्चे काम करते थे तो 1 घंटे काम करने का उनको $11 मिलता था। लेबर जॉब की बात कर रहा हूँ, जैसे रेस्टोरेंट में या फिर गार्ड का काम। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो लग्जमबर्ग में $14 $13.78 है, मतलब $1,105 एक घंटे के। ऑस्ट्रेलिया में $12.14 है, मतलब $1,020 एक घंटे के। तो ये तो मिनिमम वेज है। हमारे संविधान में क्या है? लिविंग वेज। लेकिन हमको क्या मिल रहा है? हमको ये मिल रहा है कि हमारे कोविड के नाम पे जब लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो हमको 5 किलो राशन और शायद ₹500 पर महीने वो दे दिया जाता है, और बोल दिया जाता है कि अब आप जो है सारा काम बंद है, अब आप भीख मांगो। वेज भी छोड़ो, एक जो व्यक्ति जो अपने मेहनत से पैसा कमाना चाहता था उसको भी वो पैसा नहीं कमाने दिए जाते। लिविंग वेज तो बहुत दूर की बात है। अब जब मैं अमेरिका में था तो मैंने वहां के लोगों से पूछा कि क्या आप लोगों ने इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी जैसे हमारे लोगों ने यहाँ पे करी? उन्होंने बोला नहीं, हमने तो नहीं। क्यों? बोला मैं $3,000 कमाता था, मेरे को $3,000 सरकार हर महीने। तो ये होता है। और अमेरिका बोलता है कि वो कैपिटलिस्ट कंट्री। आप हमारा संविधान उठा के देखो, हम तो सोशलिस्ट कंट्री है, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, और हमको क्या मिला 5% और शायद कुछ राष्ट्र मिले। ये अब जो है ये बहुत बड़ा सवाल करता है कि क्या
हाँ लिविंग वेज की बात, और कहाँ एक आदमी को अपने मन के विरुद्ध जाके भिखारी बना दिया गया, ये भी एक एक मैं और बात शेयर करना चाहूंगा कि ये ब्राह्मणवादी ताकतों की वजह से, जो ब्राह्मणकम की ताकतों की वजह से हमारे देश में फ्रेटर्निटी भी खत्म हो गई। हर एक हायरार्की में देखते हैं हर एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से एक हायरार्की में। तो जब मैं अमेरिका में था तो वही जिसमें स्पीकर से बात कर रहा था कि उसमें कैसे क्या नाम है कैसे कोप अप करा कोविड के लॉकडाउन में, तो उसने मेरे को एक और चीज बताई। बोला मतलब बातों बातों में ऐसी बात होगी कि मैं और जो डीन है, जो हमारे लॉ स्कूल का डीन था, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों साथ फुटबॉल देखने जाते हैं, रेसलिंग देखने जाते हैं, सॉरी ये बोला। तो ये फ्रेटर्निटी होती है। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार मैं डीन हूँ लॉ स्कूल का, ये स्वीपर है, दोस्ती जहाँ पे है वो दोस्ती है, ये फ्रेटर्निटी है। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इसके क्या वाइट है, ब्लैक है, क्या है क्या नहीं, यही फ्रेटर्निटी के कॉन्सेप्ट, और ये हमारे को देश में धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। आर्टिकल 46 में अपने आता है, वो कहता है प्रोटेक्ट आपको करना है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और a global multi-time economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections. मतलब scheduled caste, scheduled tribe और other OBC। पर क्या हो रहा है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर आप देखोगे, तो अगर इस देश में 6 लोग गरीब है तो उसमें से 5 SC ST OBC से आते हैं। एक ऐसा इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रखा है। अब एजुकेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। एक सर्वे हुआ था 2019 से 20 में, उसमें पता लगा कि जो बच्चे, कुछ थोड़े बहुत बच्चे जो स्कूलों में आते हैं, उसमें 33% एससी एसटी के बच्चे होते हैं वो क्लास 10 तक ही स्कूल छोड़ देते हैं। फिर कुछ बच्चे जो पढ़ लिख के आईआईटी वाईआईटी में पहुंचते हैं, वहां पे एक सर्वे हुआ, उसमें बताया कि 88% लोग जो है वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो सारे ड्रॉप आउट करते हैं, तो सारे रिजर्व कैटेगरी से होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों रिजर्व कैटेगरी के लोग ड्रॉप आउट करते हैं, क्या उनकी पढ़ाई में कुछ कमी होती है? सवाल आपको सारे करने चाहिए दिमाग में। तो इस पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च हुई, द वीक मैगजीन में रिपोर्टेड है 2018 को। उसमें बोला गया कि जो एससी एसटी ओबीसी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो लर्न मोर इन कॉलेज देन जनरल स्टूडेंट्स। ये इस रिसर्च में पाया गया कि उनमें सीखने की इच्छा ज्यादा होती है। इसका मतलब कि कोई पढ़ाई की दिक्कत उनको नहीं है, तो वो क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं? 88% रिजर्व कैटेगरी के लोगों ने आईआईटी गुवाहाटी क्यों छोड़ा? मेरे हिसाब से तो वहां पे जो जातिवाद और मेरिट के नाम पे ताने दिए जाते हैं, वो बेचारे वो नहीं सह पाए। लास्ट पार्ट में मैं अपने भाषण के आखिर में प्राइवेटाइजेशन पे थॉमस फ्रैंको का आर्टिकल है 2 फरवरी 2022 का, वो उस पे मैं रिलाई करके ये बोल रहा हूँ। सेवेंथ पे कमीशन की रिपोर्ट आई 2015 में, पता लगा 52 लाख जो थी जॉब्स थी। अब ये जो थी बाहर के 2019 को घट के होगी 40.66 लाख, मतलब 11.34 लाख खत्म होगी 4 सालों में। इन 40.66 लाख में से भरी गई सिर्फ 31.43 लाख, मतलब टोटल कम हो गई 20.57 लाख, मतलब लगभग 3 लाख पोस्ट शेड्यूल कास्ट की काट दी गई, 1 लाख 1.5 लाख पोस्ट शेड्यूल ट्राइब की काट दी गई, 5,55,000 पोस्ट ओबीसी की काट दी गई। अब हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, रिजर्वेशन तो पब्लिक सेक्टर में ही है, हमारा पब्लिक सेक्टर आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में सबसे छोटे में से है। आप देखोगे तो हमारा पब्लिक सेक्टर सिर्फ 3.8% है, और अगर आप देखोगे अर्जेंटीना का 16.9% है, चाइना का 28% है, यूएसए का 13% है और क्यूबा का 77% है। तो एक तुम्हारा पब्लिक सेक्टर ऐसे छोटा, ऊपर से क्या करें, जो थोड़े बहुत जो पीएसयू थे उसको भी बेचा। अब उसको कैसे बेचा, एमटीएनएल का, मैं आपको एमटीएनएल और बीएसएनएल का एग्जांपल देता हूँ। बीएसएनएल में 2.38 लाख एम्प्लॉय थी और एमटीएनएल में 36,000 एम्प्लॉय थे। अब इन्होंने क्या करा, 78,569 बीएसएनएल के एम्प्लॉय ने और 14,387 ये एम्प्लॉय जो थे एमटीएनएल के, इन लोगों ने वीआरएस ले ली। क्यों? क्योंकि इनको बहुत टाइम तक लोगों को पास पेमेंट ही नहीं आती। 50,000 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, उन लोगों को भी पैसे नहीं मिले, उनमें से कुछ लोगों ने सुसाइड करा, ये रिपोर्टेड है। अब इससे क्या हुआ, जो बीएसएनएल की स्ट्रेंथ कम हुई 71% से और एमटीएनएल की स्ट्रेंथ कम हुई 84% से, मतलब एमटीएनएल काम कर रहा है लगभग 16 स्ट्रेंथ पे और वो काम कर रहा है 29% पे बीएसएनएल। तो अब आप एक, अगर मैं बात बोलूं, धीरे धीरे अगर कोई कंपनी अपनी 16% स्ट्रेंथ पे काम कर रही है, तो क्या वो आपको कुछ आउटपुट दे पाएगी, एफिशिएंसी दे पाएगी? जब आपको एफिशिएंसी दे पाएगी तो आप क्या करोगे, आप प्लान बदलोगे, आप दूसरे में जाओगे, फिर दूसरे में जाओगे तो क्या होगा, उनको लॉस होगा। तो लॉस होगा, फिर वो दिखाएंगे कि तो हमारे पब्लिक एक्सचेकर पे बहुत बड़ा बोझ है और उसको धीरे धीरे वो बेच दे। तो ये इससे और आपको समझना पड़ेगा, 2019 में 4G का उनको
स्पेक्ट्रम मिला, लेकिन आज तक ये जो आर्टिकल है फरवरी 2022 में, तब तक तो बीएसएनएल में 4G आया नहीं, आज आ गया है, नहीं वो आप बता सकते हैं। एयर इंडिया को आप देखो, 2005 में एयर इंडिया जो है 15 करोड़ पर एनम बना रहा था और इंडियन एयरलाइन 50 करोड़ बना रहा था। फिर उन्होंने क्या करा, 111 एयरक्राफ्ट खरीदे 50 से 55 हजार करोड़ रुपए लगा के। और ये जो एयरक्राफ्ट खरीदे, ना इनका कोई रेवेन्यू प्लान था, ना इनका कोई रूट मैप था कि ये कहाँ लगाने हैं। क्या ज्यादा एयरक्राफ्ट खरीदते थे तो प्रॉफिट बढ़ता, ये तो घटना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बिजनेस बढ़ता, प्रॉफिट बढ़ता, पर ना रूट प्लान, ना फाइनेंस का प्लान। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि वो लॉस में चला गया और टाटा ने अभी उसको 18,000 करोड़ रुपए खरीद लिया। अब आप जो मैं थोड़ी देर पहले बोला, उन्होंने कितने के फिल्म की पॉकेट पे जब वो चल रही थी, मतलब जब वो 15 करोड़ रुपए पर एनम और 50 करोड़ पर एनम बना रहे थे, तब उन्होंने कितने पैसे खर्च करे थे? 50 से 55 हजार, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो मिनिस्टर है उन्हीं की स्पीच में था, 50 से 55 हजार करोड़ उन्होंने खर्च करे। और वो नए एयरप्लेन लेने के लिए, मतलब कुछ प्लेन पहले भी होंगे, तो 50-55 करोड़ रुपए खर्च कर, 50-55 हजार करोड़ खरीद के नए प्लेन खरीदे, और उनकी पहले भी प्रॉपर्टी होगी, ऑफिस होंगे, पर ये बिका कितने का? 18,000 करोड़ का। 50-55 हजार के तो नए प्लेन ही थे। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। और एक और चीज है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने आप को समझे कि आप लोग जो है, आप एयरप्लेन एयरलाइन के मालिक हैं, अगर आप एक प्राइवेट एयरलाइन चलाते हैं, तो क्या आपकी लॉस मेकिंग चीज खरीदोगे? कोई नहीं खरीदेगा लॉस, लॉस मेकिंग चीज क्यों खरीदेंगे? और ऐसा क्यों होता है कि वो जैसी प्राइवेट पे जाता है, वो प्राइवेट के पास कौन सी जादू की छड़ी है, जैसी वो चलाएंगे वैसी वो प्रॉफिट मेकिंग होता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी की गलती नहीं है, एम्प्लॉय की भी गलती है, जो उसको चला रहा है, जो सरकार चला रही है, वो उसको ढंग से नहीं चलाना चाहता। इस वजह से ये जो सारे पीएसपी है, धीरे धीरे मेरे हिसाब से इस वजह से ये डिसइन्वेस्ट होते जा रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन का जो है, नुकसान किसको है? नुकसान प्राइवेटाइजेशन का सीधा सीधा मूल वाक्य हुआ है, क्योंकि पहली बात, प्राइवेटाइज कर दोगे उसमें रिजर्वेशन नहीं होगी। दूसरी बात, अब जो सब्सिडी क्यों चलते हैं, पीएसक्यू क्यों है? क्योंकि हमारी सोशल इकोनॉमी है। एयर इंडिया इसलिए बना था कि गरीब से गरीब आदमी जो थोड़े बहुत भी पैसा कमाता हो, वो भी एक फ्लाइट टिकट लेके जाए और अपनी जर्नी पूरी करे। जिसमें कम पैसे हो, वो भी एक अपनी अपनी कर सके। डीडीए इसलिए बना था कि दिल्ली में हर एक व्यक्ति को घर बने, इसलिए हर एक व्यक्ति में घर हो, इसलिए डीडीए बना था। अब गरीब कौन है? पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से 6 में से 5 गरीब तो एससी एसटी ओबीसी है। तो ये दो तरीके से हमको खा रहे हैं, पहले तो जॉब नहीं मिल रही, ऊपर से जो हमारे गरीब लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन का, उनको ये का मौका, जो अमीर है उसको तो फर्क नहीं पड़ता, चाहे इंडिया को वो तो एमिरेट्स में भी ट्रैवल कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अमीर आदमी को, या वो तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर लेगा। लेकिन जो गरीब आदमी था, उसके लिए पीएसयू और धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। एक और बात, कि क्या पीएसयू का मतलब क्या खाली प्रॉफिट कमाना है? डीडीए अगर दिल्ली में खुला